हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। इसको बारीकी से एक एक लाइन पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, लाइन होंगे, हम उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और अदर एग्जाम की दृष्टि से भी जो इम्पॉर्टेंट होंगे, हम उसको पढ़ेंगे और रिवीजन भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम उसकी भूमिका को देखेंगे, ठीक है। आप लोग की जो भी प्रॉब्लम होगी मेरी आवाज़ को लेकर या समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नोट्स तो आप लोग सभी बनाते होंगे, नोट्स से सभी कोई पढ़ सकता है, लेकिन बुक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नोट्स में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेते हैं और वही अगर हम बुक पढ़ेंगे तो हर एक वर्ष को ध्यान में रखते हुए पढ़ते चलेंगे और हर चीज़ का रिवाइज और रिवीजन होते हुए चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भूमिका से, ठीक है। हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने, चिंगारियां देखने का अनुभव हुआ। क्या आपने कभी इस परिघटना का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया है? विद्युत विसर्जन एक अन्य समान उदाहरण आकाश में गरजने के समय ताड़ित दिखाई देना। जैसे कि आप लोग को पता है, मान लीजिए हम ठंडी में जो भी ऊनी वस्त्र पहनते हैं या कोई भी गर्म वस्त्र पहनते हैं, अगर जब उसे हम खोलते हैं तो क्या होती है, आप लोगों ने महसूस किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। ठंडे के मौसम में कि चट चट की आवाज़ आती है या चिंगारियाँ देखने का अनुभव होता है, ठीक है। और जब भी बारिश होती है तो हमें आकाश में क्या होता है, भारी बारिश के साथ बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, ठीक है। तो वही बता रहा है। विद्युत झटके के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम क्या करते हैं, किसी कार का दरवाजा खोलते हैं, ठीक है, अथवा हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगे लोहे की छड़ को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। इन अनुभव होने के कारण हमारे शरीर में से होकर उन वैद्युत आवेशों का विसर्जित होना विद्युत रोधी पृष्ठों की रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा यह विद्युत आवेश स्थिर विद्युत के उत्पन्न होने के कारण इस अध्याय में तथा अगले अध्याय में भी इस विषय पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। स्थिर से तात्पर्य वह स्थिर से तात्पर्य है कि वह सब कुछ समय के साथ परिवर्तित तथा गतिमान नहीं होता। जैसे स्थिर स्थिर शब्द दिया है उसी से आप लोग समझ सकते हैं स्थिर का मतलब क्या होता है, जो गतिमान न हो, ठीक है, और समय के साथ परिवर्तन अथवा गतिमय न हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे कि स्थिर है। और स्थिर वैद्युतिक के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बल, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। इतिहास के अनुसार 600 ईसा पूर्व, कितने 100 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इस तथ्य की खोज का श्रेय उन ऊनी वस्त्र तथा रेशम वस्तु को रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तु को आकर्षित करता है, ठीक है। ग्रीस के मिलेटस के निवासी थेल्स को जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीक की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से इसकी व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, एम्बर। उस समय पदार्थों के ऐसे वस्तु
से युगल ज्ञात थे जो परस्पर रगड़े जाने पर भूसे तिनको शकरकंदों की गोलियां, सॉरी मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे हम आसानी से पढ़ सके, ठीक है। शकरकंदों की गोलियों, कागज के छोटे टुकड़ों आदि हल्की वस्तु क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। आप कोई आप पेन को बाल में रगड़िए और कागज के छोटे छोटे चित्रों देखेंगे कि वो क्या करते हैं, जो पेज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को चित्र ए में दिखाया गया है, रेशम का धागा, कांच की छड़। चलिए खैर ये इसी टॉपिक में बताया भी गया है, हम उसी के माध्यम से समझते चलेंगे। यह भी प्रेक्षित किया गया कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़ों से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों एक दूसरे के निकट लाए तो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। क्या दिया है, ऊनी अथवा रेशम कपड़े से रगड़ी हुई, ऊनी अथवा रेशम के कपड़े से, रेशम का धागा आप लोग देख ही रहे हैं, रगड़ी हुई छड़ों के निकट, छड़ है, ये छड़ है, तो कह रहा है छड़ों के क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। ऊन की वे लड़ियां अथवा रेशम के कपड़ों के वे टुकड़े जिससे इन छड़ों को रगड़ा गया था, वे भी परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु कांच की छड़ तथा ऊन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कांच की छड़ और ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार बिल्ली के समूह से रगड़ी हुई दो वस्तुएं प्लास्टिक की छड़ों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जैसा कि आप चित्र बी में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चित्र में 1.1 में क्या दिया, छड़ें सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक की छड़ें कांच को छड़ों को आकर्षित करती हैं, चित्र 1C में देखिए, तथा सिल्क अथवा ऊन जिससे कांच की छड़ों को रगड़ा गया था वो प्रतिकर्षित करती हैं। कांच की छड़ें समूह को प्रतिकर्षित करती हैं। कुछ वर्षों के प्रयास सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों के विश्लेषणों द्वारा सरल प्रतीत होने वाले तथ्य स्थापित हो गए। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानी पूर्वक अध्ययनों के पश्चात निष्कर्ष निकाला गया कि एक राशि जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या निष्कर्ष निकाला गया कि यह एक विद्युत राशि है यह एक राशि है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, और यह केवल दो प्रकार के हो सकते हैं। विद्युत आवेश कहलाने वाले राशि केवल दो प्रकार के ही होते हैं। हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक एवं कांच की छड़, रेशम की समूह, शकरकंदे की गोलियां आदि पिंड में क्या है, विद्युतमय हो गए हैं। रगड़ने पर ये विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, सजातीय होता है, दूसरा विजातीय होता है। सजातीय आवेश किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। विजातीय आवेश किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह गुण जो दो प्रकार के आवेशों को भेद करता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवता कहते हैं। ये मतलब वह गुण, मतलब इन दोनों के गुणों का जो भेद करता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवता कहते हैं। तो ध्रुवता का डेफिनेशन आप लोग को याद रहेगा। चलिए, जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो रेशम एक प्रकार का आवेश अर्जित करती है तथा रेशम दूसरे प्रकार का आवेश अर्जित करता है। यह उन सभी युगल के लिए सत्य है जो विद्युतमय होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं। यदि विद्युतमय कांच के छड़ को रेशम के संपर्क में लाते हैं तो जिससे उसे रगड़ा गया था वे एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। ये सब अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित नहीं करते, जैसा कि विद्युतमय होने पर कर रहे थे। चलिए एक बार मैं इस टॉपिक को एक बार और रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। क्या दिया है, जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करती है, ठीक है। आवेश
क्या करती है, अर्जित करती है, तथा रेशम दूसरे प्रकार के आवेश को क्या करती है, अर्जित करती है। छड़ भी एक प्रकार का आवेश अर्जित करती है और रेशम दूसरे प्रकार के आवेश को अर्जित करती है। ठीक है, उन सभी वस्तुओं के युगल के लिए सत्य जो विद्युतमय होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं, विद्युतमय होने के लिए क्या करते हैं, रगड़े जाते हैं। अब यदि विद्युतमय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे रगड़ा गया था, ठीक है, तो एक दूसरे को आकर्षित वो अब नहीं करेंगे, क्या करते हैं, अन्य हल्की वस्तु को भी आकर्षित या प्रकृतिकर्षित दोनों नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, मतलब जैसा कि वो विद्युतमय होने पर कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तु पराजित आवेशित वस्तु के एक दूसरे के संपर्क में लुप्त हो जाती हैं। इन परीक्षणों के क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह तो केवल इतना बताता है कि वस्तु अर्जित विजातीय आवेश एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। विजातीय आवेश क्या करते थे, एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के धनात्मक ऋणात्मक कहा। इसीलिए क्या अमेरिकी के वैज्ञानिक थे जो जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उन्होंने आवेशों को क्या कहा, धनात्मक और ऋणात्मक। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूह आवेश क्या है, धनात्मक है, तथा छड़ और प्लास्टिक क्या है, आवेश ऋणात्मक है। रेशम पर आवेश क्या है, ऋणात्मक है। जब किसी वस्तु में कोई आवेश होता है तो विद्युत में आवेशित अवशिष्ट कही जाती है। जब कोई उस पे आवेश नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे, हम अनावेशित कहेंगे। सिंपल सा बात है, आवेश होगा तभी तो हम आवेशित कहेंगे ना। जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अनावेशित कहेंगे। आवेशित आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वरपत्र विद्युत दर्शी लेंगे। स्वरपत्र का मतलब एक सोने का पतली सी चादर या प्लेट टाइप का कुछ लेंगे जो चित्र 1.2 के ए में है। इसमें एक बॉक्स की धातु छड़ ऊर्ध्वाधर तः लगी होती है जिसके निचले सिरे पर सोने के वक्र की पट्टियां बंधी होती हैं। जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है तो छड़ में होता हुआ आवेश सोने के वक्र में आ जाता है और वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। आवेश जितना अधिक होगा वक्र के निचले सिरों के बीच उतना ही अधिक दूरी होती जाती है। चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे आप लोग को देखने और समझने में आसानी होगी। ये टॉपिक तो उतना वो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी हमारे बेसिक लेवल से समझने के लिए जरूरी है पढ़ना। आइए अब हम समझे कि द्रव्य से बनी वस्तुएं की आवेश को अर्जित करती हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं तथा अथवा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यदि वस्तुओं को सामान्यतः वैद्युत उदासीन होती हैं, इसमें आवेश तो होते हैं परंतु इनके आवेश में ठीक संतुलित होते हैं। मतलब आवेश होता है लेकिन ये आपस में संतुलन बनाए होते हैं। ठीक है, अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों में परमाणु को एक साथ थामे रखने वाले बल को गोद का आसंजक बल, पृष्ठ तनाव से संबंध बल, इन बलों की मूल प्रकृति वैद्युतीय है और ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों में उत्पन्न होते हैं। किसमें होते हैं उत्पन्न? ये आवेशित कणों के बीच जो बल लगता है, लगने वाले जो वैद्युत बल लगते हैं उनके बीच उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, सर्वव्यापी होता है और हमारे जीवन से संबंध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित। अतः यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के बल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है,
ये कांच की खिड़की है, स्वर्ण पत्र है जैसा आप लोग देख सकते हैं। और ये क्या है, रबड़ है। और ये धातु की कुंडी और धातु की छड़, ठीक है। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उससे एक प्रकार के आवेश जोड़ने अथवा घटाने की आवश्यकता होती है। जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है तो सदैव वो आवेश के अधिक अथवा अभाव का उल्लेख करते हैं। ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु को कम कसकर आबद्ध होने के कारण वे आवेश आवेश होते हैं। वे आवेश होते हैं जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या बनाती है, धन आवेशित हो सकती है और इलेक्ट्रॉन को देकर ऋण आवेशित हो सकती है। चलिए देखिए, यहाँ दिया भी है, ऋण आवेशित बनाया जा सकता है। जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार छड़ धनावेशित ऋणावेशित हो जाता है। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता। साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में बहुत छोटा अंश होती है। विद्युतदर्शी ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी विसरल विद्युतदर्शी की रूपरेखा। चलिए, चालक तथा विद्युत रोधी। कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ पदार्थ अन्य ऐसा नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने घरों में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जो पदार्थ आसानी से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, मतलब अपने में से क्या करते हैं, विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें हम चालक कहेंगे। उनमें से वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। धातु मानव तथा जंतुओं और पृथ्वी के चालक हैं। कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसी अधिकांश अधातुएं हैं। ये धातु नहीं, अधातुएं हैं। अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती है। इन्हें हम क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। विद्युत रोधी का परिभाषा क्या हो जाएगा, कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, ठीक है, लकड़ी जैसी अधिकांश धातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाली उच्च विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती है, जिन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। अधिकांश पदार्थ ऊपर वर्णित इन दो वर्गों में से किसी एक में आते हैं। जबकि कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत उस चालक के समस्त पृष्ठ पर क्या होता है, फैल जाता है। इसके विपरीत कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दे तो वह वहीं पर रहता है। ऐसा क्यों होता है, आप अगले अध्याय में सीखेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया है जिसको हमको देख लेना चाहिए। आई होप एक तीसरी श्रेणी जिसे हम अर्धचालक कहते हैं, आवेशों के गति में अवरोध उत्पन्न करती है। इस अवरोध का परिमाण चालकों तथा विद्युत रोधी के मध्यवर्ती होती है। तो अर्धचालक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आवेशों की गति में क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, बाधा डालती है, ठीक है, मतलब बाधा डालने का प्रयास करती है। इस अवरोध का परिमाण चालक तथा विद्युत रोधी के क्या भी होता है, उसके मध्यवर्ती होता है, उसे हम अर्धचालक कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पदार्थों का वह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने या रगड़ने पर नायलॉन प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है, परंतु धातु वस्तुएं चम्मच क्यों नहीं आवेशित होती। धातु आवेश के क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है। ऐसा होने के कारण धरती
धातु तथा हमारा शरीर दोनों विद्युत के अच्छे चालक है, परंतु धातु की छड़, लकड़ी, प्लास्टिक का हैंडल लगा है, उसके धातु के भाग स्पर्श नहीं किया जाता, तो नहीं किया गया है। सॉरी, और फिर शुरू से पढ़ते हैं। ऐसा होने के कारण यह है कि धातु हमारे शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। धातु और हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं, परंतु यदि धातु की छड़ पे लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा है, धातु की छड़ है, ठीक है, और उस पे क्या लगा है, लकड़ी और प्लास्टिक की हैंडल, तो सॉरी, और उसके धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया जा सकता। धातु, सिंपल सी बात है, धातु गर्म होगा तो हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, और तो यह आवेशित होने तक संकेत दे देता है। वैद्युत आवेश के मूल गुण। हमने यह देखा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ऋण आवेश और धनावेश। यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त और करने की प्रवृत्ति होती है। क्या इनमें एक दूसरे को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है? अब हम यहाँ वैद्युत आवेश के अन्य गुणों का वर्णन करेंगे। यदि आवेशित वस्तुओं की साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें विद्युत आवेश मानते हैं। यह मान लिया जाता है कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर संकेंद्रित है। आवेशों की योज्यता। अब तक हमने आवेश का परिमाणात्मक परिभाषा नहीं दी है। इसे हम अगले अनुभाग में समझेंगे। आंतरिक रूप से यह मानेंगे कि ऐसा किया जाता है, फिर आगे बढ़ेंगे। और यदि किसी निकाय में दो बिंदु Q1 और Q2 हैं तो Q निकाय का कुल आवेश Q1 तथा Q2 को बीजगणित रीति से हम जोड़ने पर प्राप्त होता है। बीजगणित रीति से जोड़ने पर प्राप्त होता है, अर्थात आवेशों की वास्तविक संख्या की भांति जोड़ा जा सकता है, अथवा आवेशों की द्रव्यमान भांति अदिश राशि है। यदि निकाय में n आवेश हो तो Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn है, तो उसका कुल निकाय क्या हो जाएगा, निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn तक होगा। आवेश द्रव्यमान की भांति परिमाण है, दिशा नहीं, ठीक है। तो इससे हम ये दो परिभाषा आप लोग को और बता देते हैं। तो अदिश राशि हम किसे कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार याद दिला देती हूँ। अदिश राशि जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती, हम उसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। राशियाँ कितनी होती हैं, दो, सदिश और अदिश राशि, ठीक है। तथापि आवेशों का द्रव्यमान में एक अंतर है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव क्या होता है, धनात्मक। जबकि कोई आवेश धनात्मक हो सकता है अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। किसी निकाय के आवेशों का योग करते समय उसके उपयुक्त चिन्हों का उपयोग करना होता है। उदाहरण में किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में मापे गए 5 आवेश +1 +2 -3 +4 तथा -5 हैं, तब उसी मात्रक के निकाय के निकाय का कुल आवेश निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1। पेज नहीं है, नहीं तो मैं उसको कैलकुलेट करके बता देती। वैद्युत आवेश संरक्षित है। हम इस तथ्य की ओर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती हैं तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, कोई नया आवेश उत्पन्न भी नहीं होता है और नष्ट भी नहीं होता है, ठीक है।
वैद्युत आवेश युक्त कणों की दृष्टि में लाए तो हमें आवेश का संरक्षण की धारणा समझ में आएगी। ठीक है, जब हम दो वस्तु परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है दूसरी वस्तु उतना ही आवेश को क्या करती है, खोती है। जब हम दोनों को रगड़ेंगे ना तो एक वस्तु जो होगी जितना वो आवेश प्राप्त करेगी उतनी दूसरी वस्तु क्या करेगी, उतना ही आवेश को खोती है। बहुत सी वस्तुओं के किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं। ठीक है, अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया गया कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, परंतु यह पाया गया कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश हमेशा सदैव क्या होंगे, संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित भी किया जा चुका है। ठीक है, यदि किसी प्रक्रिया के आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं, परंतु किसी वियुक्त निकाय नेट के आवेश को उत्पन्न करना अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। किसी प्राकृतिक आवेशित कण उत्पन्न करती है कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार के उत्पन्न प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का परिमाण में समान विजात विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। इस रचना से पूर्व रचना के पश्चात कुल आवेश क्या होते हैं, आवेश शून्य रहता है। चलिए ये देखते नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। प्रायोगिक रूप से यह स्थापित किया गया कि सभी मुक्त आवेश परिमाण आवेश की मूल इकाई जिसे ई द्वारा दर्शाया जाता है। किसे ई द्वारा दर्शाया जाता है, सभी मुक्त आवेश के परिमाण में आवेश की कुल मूल इकाई जिसे ई द्वारा दर्शाया जाता है के पूर्णांक गुणज है। पूर्णांकी क्या है, गुणज है। इस प्रकार के किसी वस्तु के आवेश Q को सदैव दर्शाया जाता है। किस तरह से, देख लीजिए, Q बराबर NE, Q बराबर NE, Q बराबर NE। यहाँ n क्या है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, Q का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कूलॉम है। आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश ऋणात्मक मानते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश E तथा प्रोटॉन का आवेश प्लस E द्वारा व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस E और प्रोटॉन का आवेश प्लस E द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। याद रखिए आप लोग, वैद्युत आवेश सदैव E का गुणज होता है तथा इस तथ्य को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। वैद्युत आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है तथा तथ्य को आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। भौतिकी में बहुत ऐसी अवस्थितियां हैं जहां भौतिक राशियां क्वांटीकृत हैं। आवेश के क्वांटमीकरण का सुझाव सर्वप्रथम अंग्रेज प्रयोगदाता फैराडे द्वारा खोजे गए विद्युत अपघटन के प्रायोगिक नियमों से प्राप्त हुआ था। 1912 में मिल्टन ने इस प्रस्ताव को प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लंबा चैप्टर है तो हम इसको कई पार्ट में कवर करेंगे।
मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम का सिंबल क्या होता है? SI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम में कोई आवेश का मात्रक कूलाम है जिसका प्रतीक C है। एक कूलाम को विद्युत धारा के मात्रक के पदों में परिभाषित किया जाता है, जिसके विषय में आप अगले अध्याय में सीखेंगे। इस परिभाषा के अनुसार यह एक कूलाम का वो आवेश जो किसी तार 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित करता है। भौतिक पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 भाग 1 का अध्याय 1 देखिए। इस प्रणाली में आवेश की मूल इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन बराबर 1.602192 मल्टीपल 10 के पावर -19 कूलाम। इस प्रकार के -1 कूलाम आवेश लगभग 6 मल्टीपल 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। स्थिर वैद्युतिकीय में इतने विशाल परिमाण के आवेश यदा ही सामना होता है, इसलिए इसके छोटे मात्रक 1 म्यू कूलाम या माइक्रो कूलाम 10 के पावर 6 कूलाम अथवा 1 मिली कूलाम बराबर 10 के पावर -30 कूलाम का उपयोग करते हैं। यदि केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विश्व में आवेश के मूल मात्रक है तो सभी प्रेषित आवेशों को इलेक्ट्रॉन का गुणज होना चाहिए। यह इस प्रकार यदि किसी n1 इलेक्ट्रॉन तथा n2 प्रोटॉन है तो उस पर कुल आवेश n2 मल्टीपल E प्लस n1 मल्टीपल कोष्टक में -E बराबर क्या होना चाहिए? n2 माइनस n1 कोष्टक क्लोज E है। चूंकि n तथा n2 पूर्णांक है, इनका अंतर भी एक पूर्णांक है, अतः किसी वस्तु पे आवेश सदैव E का क्या होता है? पूर्णांक गुणज होता है, जिसे E के चरणों में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। किंतु मूल मात्रक E का साइज बहुत छोटा होता है। मूल मात्रक E का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और स्थूल स्तर पर हम माइक्रो कूलाम के आवेश के व्यवहार में लाते हैं। इस पैमाने पर दृष्टिगोचर नहीं होता कि किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के मात्रकों में घट सकता है। आवेश के कणिकीय प्रकृति लुप्त हो जाती है और यह सतत प्रतीत होता है। इस स्थिति की तुलना बिंदु तथा रेखा और ज्यामितीय परिकल्पना से की जा सकती है। दूर से देखने पर कोई बिंदुकित रेखा हमें सतत प्रतीत होती है, परंतु वह वास्तव में सतत नहीं होती। जिस प्रकार एक दूसरे के अत्यधिक निकट के बहुत से बिंदु हमें सतत रेखा का आभास देते हैं, इसी प्रकार एक साथ लेने पर बहुत छोटे आवेश का संकलन भी सतत आवेश के वितरण जैसा दिखाई देता है। स्थूल स्तर पर हम ऐसे आवेशों से व्यवहार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में परिमाण में अत्यधिक विशाल होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -19 कूलाम परिमाण के 1 माइक्रो कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश 10 के पावर 13 गुना आवेश। इस पैमाने पर यह तथ्य किसी वस्तु में आवेश की कमी अथवा वृद्धि में केवल ई मात्रकों में ही हो सकता है। इस कथन से सर्वथा भिन्न नहीं है कि आवेश सतत मान ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार के स्थूलकरण पर आवेश की क्वांटीकरण का व्यवहारिक
महत्व नहीं है तथा इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। सूक्ष्म स्तर पर जहाँ आवेश के परिमाण ई के कुछ दशक अथवा कुछ शतक कोटि के होते हैं, अर्थात जिनकी गणना की जा सकती है, वहाँ आवेश विविक्त प्रतीत होते हैं तथा आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि परिमाण के आवेश की बात हो रही है, कि किस परिमाण की आवेश की बात हो रही है। चलिए एग्जाम्पल उदाहरण देख ले रहे हैं और इसके सॉल्यूशन भी देख लेंगे, ठीक है। यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलम आवेश का स्थानांतरित में कितना समय लगेगा। क्या पूछा है हमसे, 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हल को देख लेते हैं। मैं तो इस पे लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन ये जो हल दिया है मैं आप लोगों को प्रयास करूँगी कि आप लोग को समझा सकूँ, समझ में आपको आए। हल क्या दिया है, 1 सेकेंड में पिंड से 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में पिंड से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 10⁹ निकलते हैं। अतः पिंड द्वारा 1 सेकेंड में दिए जाने वाला आवेश कितना होगा, 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 मल्टीपल 10⁹9 कूलाम बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1.6 और 10⁻⁻19 जो दिया है ना, तो हम उसको मल्टीपल किया है, तो हम इसमें से इसको मल्टीपल तो करेंगे, पर जब इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो माइनस जो ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक में से धनात्मक को माइनस अलग कर देंगे, ठीक है। तो -9 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻10 कूलाम बचेगा, ठीक है। तब देखिए क्या कहता है, तब 1 कूलाम आवेश के संचित होने के समय का आकलन 1 कूलाम डिवाइडेड, फिर कोष्टक में क्या दिया है, जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे, 1 कूलाम में इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6.25 मल्टीपल 10⁹9 सेकेंड, क्योंकि हमसे समय ही पूछा जा रहा है, इक्वल क्या होगा, 6.25 मल्टीपल 10⁹9 डिवाइडेड बाई 365 गुणे 24 गुणे 3600 सेकेंड। ये हमारा क्या है, ईयर्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मंथ है। ये हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है। ईयर्स, मंथ और टाइम, ठीक है। तो इसके बराबर हमें कौन सा वर्ष प्राप्त होगा, 198 वर्ष प्राप्त होंगे, ठीक है। इस प्रकार जिस पिंड से 10⁹9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से उत्सर्जन हो रहा है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन आवेश को संचित करने में लगभग कितने वर्ष लगेंगे, लगभग बता रहा है, 198 है ना, तो लगभग 2 वर्ष के आसपास। बहुत व्यवहारिक कार्यों की दृष्टि से 1 कूलाम आवेश का एक अति विशाल मात्रक है। तथापि यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़ों में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर भुजा के तांबे के घन के लगभग 2.5 मल्टीपल 10⁻24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम कूलाम का क्या है, नियम है ना, वो हम पढ़ेंगे।
अब वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्ट के साथ हम लोग कवर करने के प्रयास करेंगे। एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं? ठीक है, एक कप जल है, उसमें कितने धन और ऋण आवेश होते हैं। मान लीजिए कि एक कप जल का द्रव्यमान कितना है। मान लीजिए जल का द्रव्यमान तो दिया नहीं है, तो हम जल का द्रव्यमान क्या करेंगे, अपने तरफ से मान लेंगे। 250 मतलब 250 ग्राम है। जल का अणु का द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है। इस प्रकार का मोल, इस प्रकार एक मोल बराबर कितना होता है, एक ये मोल का वैल्यू दिया है, ठीक है। 6.02 मल्टीपल 10⁻23 अणु। जल का द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है। अतः एक कप जल में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे ना, जो ये दिया है वैल्यू दिया है उसमें इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे और इसका जो एक मोल जो है ना, हम उसका मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, जल के प्रत्येक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। जैसे H2O होता है, आप लोगों ने देखा होगा H2O होता है। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन होते हैं। अतः कूलाम धन तथा कुल ऋणावेश के परिमाण के समान होते हैं। आवेश का परिमाण, फिर क्या करेंगे हम, जो वहाँ वैल्यू लिखे थे ना, उस वैल्यू को यहाँ मतलब नोट कर देंगे और फिर मल्टीपल करेंगे 10 से। किससे, 10 से। इलेक्ट्रॉन और फिर हम इसकी ये किसकी वैल्यू है, जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे, ये किसकी वैल्यू है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ही हम बताए थे। एग्जाम्पल फर्स्ट में ही बताया गया था, और फिर से हम लोग चैप्टर में भी पढ़े थे, ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ठीक है। और इसका जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1.34 मल्टीपल 10⁻7 कूलम। इस तरह से ये आज की इतनी टॉपिक आप लोगों की कवर। वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, मतलब छोटी रहेगी, और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा। सुनने के बाद आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और हमें मतलब मैं बताने की उसे कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब 12th का ही वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और आप लोग की बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।